हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है हमारी। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है हिंदी में होने वाली है और इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारे सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान से क्या अभिप्राय। देखिए संविधान क्या होता है। संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। संविधान जो होता है उसमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियां, सरकार के अधिकार, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है इसका विस्तार से वर्णन होता है, तो इसे संविधान कहते हैं। संविधान जो है विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है, ठीक है। कहीं का संविधान सफल भी हो सकता है, कहीं का हो सकता है संविधान सफल ना रहे। तो ये चीजें संविधान की विशेषताओं में आगे हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं, ये संविधान सभा में कौन सी जो समिति थी जिसके अध्यक्ष थे, तो ये प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए इसमें ना दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बताइए भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो पहली जब बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लेते। लेकिन जो अगली बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, सेकेंड बैठक, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखनी। अगला क्वेश्चन है कि जो नस्लीय भेदभाव है, नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण कौन सा देश है। तो सभी जानते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा नस्लीय भेदभाव था। अगला क्वेश्चन है कि कठोर संविधान से क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हैं। तो देखिए संविधान जो है वो दो तरह का होता है। हो सकता है वो कठोर हो या हो सकता है वो लचीला हो, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि ना वो ज्यादा कठोर हो और ना ही ज्यादा लचीला हो। तो कठोर का मतलब क्या होता है। देखिए कठोर का मतलब होता है ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन या परिवर्तन ना किया जा सके, ठीक है, आसानी से उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उसको हम कठोर संविधान बोलेंगे। लेकिन मान लो अगर ऐसा संविधान हो जिसमें आसानी से संशोधन या परिवर्तन किया जा सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे संविधान को हम क्या बोलेंगे, लचीला। ठीक है, तो जैसा भी आपसे पेपर में पूछा आप उस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हो चुका था, फाइनल हो चुका था, तो उस समय कितने संविधान सभा के सदस्यों ने उस पर साइन किए। तो 284 सदस्यों ने, ठीक है, 284 इंपॉर्टेंट है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। मैंने इसमें देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले रखे हैं जो अपने आपके पिछले वर्षों में आए हुए हैं। आपके सपोर्टिंग मटेरियल से भी क्वेश्चन ले रखे हैं, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, और जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मैंने वो सारे बनाए, ठीक है। तो एक तरह से ये आपके लिए सैंपल पेपर है, समझिए, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में इसमें 12 अनुसूची है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि बताइए ओरिजिनल संविधान में यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। तो मूल में 8 थी, लेकिन आज के समय में कितनी है, 12 है। तो दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिप्स मिशन जो है वो किस वर्ष भारत आया था। तो ये आया था मार्च 1942 में, ठीक है, मार्च 1942 में भारत आया था। और इसने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था। तो इसने ये कहा था कि जो भारतीय संघ है इसकी स्थापना जो होगी वो संविधान के द्वारा होगी, और संविधान का निर्माण कौन करेगा। तो इन्होंने बोला था कि जो संविधान सभा है वो संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि हमारा जो संविधान है हमें उस संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी, और मनुष्य जो है वो समाज में रहता है। समाज जो है वो लोगों के समुदायों से मिलकर बनता है, और समाज में आप देखोगे तो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हमारे देश में ही अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग जाति को मानने वाले लोग रहते हैं। उनकी विचारधारा अलग होती है, तो ऐसे में उनके बीच में टकराव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे में इनके बीच में तालमेल बिठाने का काम कौन करेगा, संविधान करेगा। संविधान में कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिसको सभी को मानने होते हैं, और इन्हीं के द्वारा इसमें तालमेल होता है। तो ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट क्या है कि संविधान जो है
जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों को समूह उपलब्ध कराता है। ठीक है। अगला है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये संविधान ही तय करेगा। और संविधान जो है वो सरकार के निर्माण कैसे होगा, कौन से नियम उसमें यूज किए जाएंगे, कौन सी शक्तियां हैं किसके पास, और शक्तियों की क्या सीमा है, क्या लिमिटेशन है, ये संविधान तय करता है। और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जो है बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। तो ये संविधान की मुख्य आवश्यकता हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान है इसके विभिन्न स्रोत बताइए। ठीक है। ऑप्शन में इसके एक और क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं। ये टाइपिंग की मिस्टेक है, मैं यहाँ ठीक कर देता हूँ। भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है, तो देखिए भारतीय संविधान जो है इसमें अलग अलग देशों से हमने प्रावधान ले रखे हैं। अमेरिका से, सोवियत संघ से, कनाडा से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से। ठीक है। अलग अलग देशों से ले रखा है, इसीलिए इसको उधार का थैला कहते हैं। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ब्रिटेन से हमने लिया है सर्वाधिक मत के आधार पे जो चुनाव में जीत होता है। हमें पता है आपको कि हमारे चुनाव में जो चुनाव होते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है। तो इसको, ये जो तरीका है ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है। जो हमारा संसद वाला स्वरूप है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन जो है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका में जो अध्यक्ष का पद होता है और जो उसके कानून निर्माण की विधि होती है ये भी कहाँ से ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अमेरिका से क्या लिया गया है, तो आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार हैं ये भी हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। ये यूएसए से। और संविधान की जो प्रस्तावना है ये भी यूएसए से है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति और जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है या जो उपराष्ट्रपति का पद है ये सभी यूएसए के संविधान। ठीक है। और देखते हैं जो डीपीएससी पढ़ते हैं आप। ठीक है। डीपीएससी आपने शॉर्ट में पढ़ा होगा, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो ये भी हमारा कहाँ से है, ये आयरलैंड के संविधान से है। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है, अपनी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वाला जो सिद्धांत पढ़ा होगा ये फ्रांस से लिया गया है। कनाडा से क्या ले रखा है, जो अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप होता है, जिसमें जो केंद्र की सरकार होती है, ठीक है, जो सशक्त केंद्रीय सरकार होती है, ताकतवर, ये फॉर्मूला कहाँ से, कनाडा से लिया हुआ। जो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है ये कनाडा से लिया। तो अलग अलग देशों से हमने अपने संविधान में प्रावधान ले रखे हैं। ठीक है। इसीलिए हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। एक क्वेश्चन है कि संविधान की विशेषता बताइए। देखिए काफी ये पेपर में आता है। तो भारतीय संविधान की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें से हम दो चार पाँच छह ही पढ़ेंगे। समझते हैं इसको। देखो हमारे यहाँ पे जन प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित, लिखित और एक संपूर्ण संविधान है जो कि बहुत विशाल संविधान है। ठीक है। हमारा जो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य का निर्माण कर, हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं और मूल कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। हमारे यहाँ पे इकहरी नागरिकता है, यानी सिंगल नागरिकता है। पूरे देश में कहीं भी रहो आप भारतीय कहलाओगे। ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लिख सकते हो कि 18 वर्ष की आयु के सभी जो अडल्ट है हमारे वो वोट दे सकते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। बहुत सारी विशेषता है। ठीक है। आप बता सकते हो उसे। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव से क्या अभिप्राय है। तो लोकतांत्रिक देश जो होता है यहाँ पे जनता जिस विधि के द्वारा अपने प्रतिनिधि यानी अपने नेता को चुनती है, जिस तरीके से चुनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिनिधि यानी जो हमारा नेता होता है इससे क्या अभिप्राय है। तो लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके उसको विधानसभा में या संसद में भेजती है वो हमारा क्या कहलाता है, नेता कहलाता है। ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे एमएलए के वोट है मान लो विधानसभा के, तो हम क्या करते हैं, वोट अपना दे के आते हैं और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो एमएलए बन जाता है और फिर वो हमारी तरफ से कहाँ पे जाता है, विधानसभा में जाता है। ठीक है। यानी जनता की तरफ से। ठीक है। जनता के लिए फिर वो कानून बनाएगा, जनता के भले के लिए काम करेगा, ये होता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर होता है, क्या अभिप्राय है। तो देखिए, ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लें तो उसको प्रत्यक्ष बोलेंगे, यानी डायरेक्ट बोलेंगे। ठीक है। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनाव द्वारा चुनकर संसद में भेजते हैं तथा प्रतिनिधि जो है वो सरकार चलाने के लिए फैसले लेते हैं, तो उसको हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है उससे क्या मतलब है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है वोट देने की। तो जो भी 18 वर्ष की आयु का है
चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसको बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का यानी कि वोट देने का अधिकार भारत का जो संविधान है वो देता है। इसी को हम सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कहते हैं। पहले देखिए बच्चे क्या होता था, आज के समय में तो आप 18 वर्ष देखते हैं, पहले ये उम्र 21 वर्ष होती थी, ठीक है, लेकिन इसको बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पृथक निर्वाचक मंडल से क्या अभिप्राय। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आया हुआ। तो देखिए पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे, इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचक मंडल। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से क्या अभिप्राय है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट पाएगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो विजयी होता है, वो जीत जाता है। मान लो कि कोई किसी जगह की सीट है, ठीक है, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो वहां पे 10 कैंडिडेट खड़े हैं, तो 10 में से जो सबसे ज्यादा वोट पालेगा 10 में से वही जीत जाएगा, बाकी के सारे क्या होते हैं, चुनाव हार जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कुछ सुझाव बताइए। तो देखिए आपको पता है कि हमारा जो चुनाव है, चुनाव प्रणाली है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो उसमें सुधार की जरूरत है। तो क्या सुधार होने चाहिए। तो देखिए सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई जाए, या तो ये हो सकता है सुधार, या फिर क्या एक एक ये भी बताया गया कि जो हमारे संसदीय या विधानसभा जो है इसमें 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनाव के लिए आरक्षण दो या उनके लिए सीटें रिजर्व कर दो। चुनाव में जो पैसा होता है, पैसे का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो पैसे का यूज़ ना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, उस पर रोक लगाई जाए। जो जो क्रिमिनल वाले व्यक्ति हैं, यानी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिमिनल जिनके मुकदमे चल रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने ना दिया जाए। चुनाव प्रचार में जाति या धर्म का जो प्रयोग करते हैं ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको बैन कर दिया जाए। राजनीतिक दलों में पारदर्शिता और लोकतंत्र हो, तो ये कुछ सुधार के पॉइंट है। तो इसमें से पेपर में आपके ज्यादा ज्यादा 3 नंबर में आ जाएगा, तो आपको 3-4 पॉइंट ही याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो चुनाव प्रणाली है इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसे बताइए। तो देखिए भारत की जो चुनाव प्रणाली है ये मेनली इस चीज पे है कि सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली, यानी जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत ही सरल और सिंपल प्रोसेस है। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है, मतदाता और प्रतिनिधि का इसमें प्रत्यक्ष संपर्क रहता है, क्योंकि हम जिसे चाहें उसे वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें खर्च जो है वो कम आता है और इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को भी बल मिलता है, ठीक है। इसमें यह देखा जाता है कि किस नेता को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है वही जीत के आता है। अगला क्वेश्चन देखो, कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। सरकार का वह अंग जो कानूनों को लागू करता है, ठीक है, लागू करवाता है या फिर ये कहें उसे कार्यपालिका कहते हैं। और कार्यपालिका में मुख्यतः किन किन लोगों को शामिल किया जाता है। तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारी जो कैबिनेट होती है या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही होती है, जो हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो सेना के हों, ये सब ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही में आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कार्यपालिका है, इनको हम राजनीतिक कार्यपालिका कह सकते हैं, ठीक है, ये जो नेता वगैरह होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होती है उसका क्या मतलब है। तो इससे देखिए क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति जो है वो संसद से पारित जो विधेयक होता है, संसद में जो विधेयक पारित होकर आता है उसको चाहे तो परमिशन देने से कुछ दिनों तक लेट कर सकता है, यानी लेट कर देगा, उसको विलंब कर देगा, ये होता है। इसके बाद अगला है कि भारत में गठबंधन सरकारों का युग कब शुरू हुआ। तो 1989 में भारत में गठबंधन सरकारों का युग शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। जो लोग अपनी योग्यता और दक्षता के बल पर चुने जाते हैं और एक निश्चित कार्यकाल तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। जैसे कि ये हमारे जो नौकरी वाले लोग, ठीक है, चाहे वो पुलिस की नौकरी वाले हो या आईएएस की नौकरी हो, ठीक है, देश में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सब स्थायी कार्यपालिका में आते हैं, क्योंकि अपनी योग्यता और दक्षता के बल पे चुने जाते हैं और एक निश्चित कार्यकाल तक ये अपने पद पे बने रहते हैं और रिटायरमेंट की एक उम्र होती है, उस उम्र में जाके रिटायर होते हैं, ठीक है। इसलिए स्थायी कार्यपालिका के। और राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, यानी नियुक्त कर सकता है, सॉरी नियुक्त कर सकता है। तो आमतौर पर राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, ठीक है, लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है और उसी दल में से प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताना है।
तो ये देश में वित्तीय संकट आ जाए तो उस समय में यूज की जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है, ये आपको बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए राष्ट्रपति क्या है, एक नाम मात्र का आप इसे समझ लो। ठीक है, नाम मात्र का पद है। जो ओरिजिनल पावर होती है वो किसके पास होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, भारत में। तो क्योंकि वास्तविक शक्तियां जो है उसका प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद होती है वो करती है। इसीलिए राष्ट्रपति जो है केवल एक नाम मात्र का अलंकारिक पद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, स्पष्ट करो। बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसलिए संबंधित राज्य में राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, और इसका कई बार राज्य जो है वो विरोध भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषता बताओ। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। संसदीय कार्यपालिका की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी जो हेड होगा वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। और राष्ट्र का प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति होगा, या फिर जो राजा रानी जो भी हो। भारत में तो क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, फिर विधायिका में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और विधायिका के प्रति वो उत्तरदायी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता, क्यों? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो राष्ट्रपति जो है वो अपनी मर्जी से किसी को नियुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि केवल लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है उसी के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और गठबंधन के समय भी जिस व्यक्ति को सदन का विश्वास प्राप्त होगा उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। राष्ट्रपति चाहे इसको उसको बना दो तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा संसद के बीच में एक सेतु का काम करता है, यानी प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और संसद के बीच में एक पुल का काम करता है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, सदन की कार्यवाही से अवगत करवाता है, सदन को राष्ट्रपति का संदेश देता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्ति पे क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए जब गठबंधन, एक तो होती है अपने दम पे सरकार यानी पूर्ण बहुमत वाली, उसमें तो प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, लेकिन जो गठबंधन की सरकार होती है उसमें उतने ज्यादा अधिकार नहीं होते। इसमें क्या होता है, मंत्रियों को जब चुनना होता है तो अपनी इच्छा से नहीं चुन सकता, क्योंकि गठबंधन वाली पार्टी का ध्यान रखना पड़ता है। नीति और कार्यक्रम अकेले तय नहीं कर सकता, क्योंकि गठबंधन वाली पार्टियों का समर्थन होना चाहिए। मध्यस्थ की भूमिका ठीक है बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री जो होते हैं वो बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली बन जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? तो इसलिए होता है क्योंकि इनके पास जो मंत्री परिषद होती है, इनकी जो कैबिनेट होती है उस पर पूरा इनका नियंत्रण होता है। जब चाहे तब उसके किसी कैंडिडेट को भी चाहे तो बदल सकते हैं कैबिनेट में। ठीक है, अधिकारी वर्ग पे इनका अधिकार होता है, अधिपत्य होता है। ठीक है, लोकसभा का नेतृत्व करते हैं, मीडिया तक इनकी पहुंच होती है, चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार, और जब अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं तो राष्ट्रीय नेता की छवि होती है उसकी, और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि होती है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है, आप ऐसा कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन होता है, स्थायी। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है। और राज्यसभा की जो सदस्यता है इसके लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, तो न्यूनतम जो है 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विसदनीय विधायिका के पक्ष में दो तर्क आपको देने हैं। तो दो सदनीय विधायिका जो होती है इससे कुछ फायदे हैं। फायदे क्या है कि समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व मिल जाता है, और दूसरा सदन जो है वो प्रथम सदन का कार्यभार कम कर देता है। देखिए कई राज्य क्या होते हैं, बहुत बड़े राज्य होते हैं, तो वहाँ पे अगर एक ही विधायिका है, केवल विधानसभा है, तो ऐसे में उस पर लोड ज़्यादा होता है। लेकिन मान लो अगर वहाँ पे दूसरी विधायिका भी है जिसको हम विधान परिषद कहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, काम जो है बट जाता है। तो ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन्हीं 4 ऐसे राज्यों का नाम बताओ जहाँ पे दो सदनीय विधायिका है। तो बिहार में देखिए कई 6 के करीब राज्यों में है, तो बिहार में भी है, यूपी में भी दो सदनीय, कर्नाटक में भी है, उड़ीसा में भी है, और महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की संरचना बतानी है। तो जो राज्यसभा होती है इसमें टोटल 250 सदस्य, जिसमें 238 राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति 12 को ला सकता है। संसद की आवश्यकता के महत्व को बताइए। तो देखिए संसद जो है वो कानून निर्माण का काम करती है, यानी विधि निर्माण का। बजट को पारित करने का काम संसद में होता है।
सरकार पर नियंत्रण जो होता है वो संसद का है। संविधान में संशोधन करना है तो भी संसद में होता है, ठीक है, तो ये संसद की आवश्यकता है। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो। फिर क्या हो कि उसकी जो आयु है वो कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम का वो है इसमें। अगर वो 25 से ज्यादा का है, 50 का है, 60 का है, 70 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वो पागल या दिवालिया ना हो, या किसी फिर लाभ वाले पद पे ना हो। अगला है कि भारत में कानून का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए इसका प्रोसेस है। कानून के निर्माण जैसे मान लो करना है तो राज्यसभा और लोकसभा दो सदन जो है इनसे वो होके गुजरेगा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ प्रोसेस। और तीसरा है राष्ट्रपति। तो देखिए मान लीजिए कोई विधेयक है, कानून जो है कानून बनने से पहले उसको विधेयक कहते हैं। विधेयक जो है मान लो वो राज्यसभा में ले आए, तो वहां पे क्या होगा, बहस होगी, चर्चा होगी। और अगर वहां से वो उसको बहुमत मिल जाता है, ठीक है, स्वीकृति मिल जाती है, तो राज्यसभा से पास हो जाएगा, फिर वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में वो विधेयक रहेगा, वहां पे भी उस पर बहस चर्चा होगी, ठीक है। अगर वहां पे भी पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति अगर उसमें सिग्नेचर कर देता है, तो जैसे ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे तो वो विधेयक नहीं रहेगा, फिर वो एक कानून बन जाएगा। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। हो सकता है कि वो विधेयक पहले लोकसभा में लाया जाए, तो लोकसभा में अगर पहले लाया जाएगा तो फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये प्रोसेस है। मान लो राज्यसभा में गए और वहां पे पास नहीं हुआ, तो फिर वो आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के प्रमुख कार्य बताओ। तो संसद का क्या काम है, कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, वित्तीय कार्य, बजट वगैरह वहीं पे पारित होते हैं, संविधान में संशोधन करना हो तो संसद के द्वारा ही होते हैं, निर्वाचन संबंधित कार्य, फिर ये न्यायिक कार्य, प्रतिनिधित्व वगैरह ये सब संसद ही करती है, ठीक है, तो ये इसके कार्य हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आपको बताने हैं, ये 24 है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ कुछ। फिर जनहित याचिका कब और किसके द्वारा आरंभ की गई, तो ये 1970 में की गई थी, और एक P.N. भगवती और B.K. कृष्ण अय्यर जो थे, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जनहित याचिका से क्या अभिप्राय है, पेपर में आता है। देखिए जनहित याचिका में क्या होता है कि जो याचिका करता होता है वो कोई अन्य व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति। मान लो आप हो, आप देख रहे हो कि भाई समाज में कुछ लोगों के साथ गलत हो रहा है, मजदूर है, मान लो मजदूरों के साथ गलत हो रहा है, तो आप उन मजदूरों के साथ जो काम पे गलत होता है उसके लिए आप जनहित याचिका यानी PIL दाखिल कर सकते हो, ठीक है। किसी को यानी किसी की समस्या को उसको न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में ले जाना, ये जनहित याचिका हो जाती है, ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा। तो जनहित याचिका किसी भी व्यक्ति द्वारा आम जनता के लाभ के लिए की गई कानूनी कार्यवाही को कहते हैं, ठीक है। उससे उसके हितों की रक्षा की जा सकती है। कोई संगठन चाहे तो वो भी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति चाहे तो वो भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ठीक है, किसी भी समस्या या अधिकारों का कहीं लगता है उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में जनहित याचिका उस दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका को न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू क्यों माना जाता है। देखिए यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, इसको माना बोलेंगे। देखिए क्या है कि आपको पता है हमारे देश में कितनी बड़ी आबादी है। कोर्ट की बात करें, अदालत की बात करें तो कोर्ट कम है, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से जितने ज़्यादा केस हैं। वकील जो है देखा जाए तो वकील भी कम है, जज देखे जाए जज भी कम है, सभी चीज़ों की कमी है। ऐसे में क्या है, कोर्ट के पास इतने सारे केस हैं जो 10-10 साल 20-20 साल तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, इतने सारे केस हैं, ठीक है। ऐसे में क्या है, न्यायपालिका अगर जनहित याचिका पे भी ध्यान देने लग जाए, वैसे इन समस्याओं को सरकार को सुलझाना चाहिए, लेकिन जहाँ पे सरकार फेल हो जाती है तब ऐसे में जनहित याचिका काम आती है। अगर जो कोर्ट है वो जनहित याचिका को सुनने लगेगी तो न्यायपालिका का काम का बोझ जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। विधान पालिका के कार्यों का न्यायपालिका के द्वारा किया जाना, एक तरह से ये कहीं ना कहीं काम ये किसको करना है, ये हमारी अ, विधायिका को करना है, हमारी सरकार को करना है, लेकिन वो न्यायपालिका को करना पड़ता है। फिर न्यायपालिका के पास वैसे ही समय का अभाव रहता है, केस जो है वो 20-20 साल तक पड़े हुए हैं, उनको नहीं पूरा कर पा रही है, तो ऐसे में लोड पड़ता है, और न्यायाधीशों की कमी है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना जो है वो पिरामिड के आकार की है, ये आपको समझाना है। तो बिल्कुल देखिए जैसे ये पिरामिड बना दिया आपके सामने, तो सबसे ऊपर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट आती है हमारी, इसके बाद हमारी जो जिला जो न्यायालय होती है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, इसके बाद फिर सबसे निचले लेवल की, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं जिसको। अगला क्वेश्चन देखो, संघवाद से क्या अभिप्राय है। तो संघवाद जो है एक संस्थागत प्रणाली है। देखिए इसमें क्या होता है कि दो स्तर की सरकार होती है, ठीक है ना। एक तो होती है संघीय स्तर की यानी केंद्र के लेवल पे, और दूसरी होती है प्रांतीय स्तर की यानी राज्य लेवल, ठीक है।
यानी सरकार 2 लेवल की हो तो उसे फेडरलिज्म या फिर संघवाद कहा जाता है। और संघीय जो केंद्र की सरकार होती है पूरे देश के लिए काम करती है, और उसका राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं वो उसके अंडर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा संघवाद होता है। भारत में भी संघवाद वाला सिस्टम है, ठीक है। भारत की संघवाद की विशेषता पूछिए, तो भारत की अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में सरकार जो होती है वो 3 स्तर की होती है। आपने केंद्र और राज्य की सरकार तो सुनी होगी, एक लोकल लेवल की भी सरकार होती है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट या फिर हम इसको स्थानीय स्तर की सरकार भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारी पंचायती राज व्यवस्था गाँव में या फिर नगर पालिका वगैरह जो नगर निगम होते हैं ये सब इसके तहत आ जाते हैं, ठीक है। और भारतीय संघवाद की बात करें तो यहाँ पे लिखित संविधान है। शक्तियों का विभाजन हो रखा है कि भाई संघ सूची है, संघ सूची जिसमें केंद्र की सरकार कानून बनाएगी, उसमें 97 विषय दे रखे हैं। राज्य सूची में 66 है, राज्य सूची का मतलब है जिसमें राज्य की सरकार कानून बनाएगी। और संवर्ती सूची का मतलब है कि ऐसे विषय जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है, ठीक है, कोई भी, लेकिन अगर विवाद हो जाए तो केंद्र का माना जाए। इसके बाद है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां जो मतलब इन सूचियों में नहीं रखी गई, से बाहर की हैं, वो अवशिष्ट शक्तियां आती हैं, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान जो है उसको सर्वोच्च माना जाता है। तो ये भारतीय संघवाद की विशेष। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र तथा राज्य के बीच में जो विवाद है उसका निपटारा कौन करता है। देखिए, अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद हो जाए तो उसका निपटारा जो है हमारी कोर्ट करती है, यानी न्यायपालिका। अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे विषय जिनका उल्लेख किसी सूची में ना हो, ना तो वो संघ सूची में है, ना वो संवर्ती सूची में, ना वो राज्य सूची में है, तो ऐसे विषय को हम अवशिष्ट शक्तियों में रख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 4 संघात्मक विशेषता बताओ। तो देखिए, शक्तियों का विभाजन ये संघात्मक विशेषता है। शक्तियां जो है केंद्र और राज्य इन सबको विभाजित है। स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारी, द्विसदनीय विधायिका भी है कुछ राज्यों में, और जो हमारा संविधान है, ठीक है, ये सब क्या है, इसकी संघात्मक विशेषता है। कई बार एकात्मक विशेषता पूछ लेते हैं, तो एकात्मक में क्या आता है, सिंगल नागरिकता। आपको पता है कि हमारे देश में आप किसी भी राज्य में चले जाओ, आपकी नागरिकता केवल एक ही रहेगी और आप इंडियन कहलाओगे, ठीक है। केंद्र के पास अधिक सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ पे ज्यादा ताकत है। एकीकृत न्यायपालिका है, और आर्थिक दृष्टि से भी राज्य जो है वो देखे जाए तो दुर्बल है। तो ये हमारी एकात्मक विशेषता है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में बताओ। तो संघ सूची जो होती है इसमें जो जो विषय होते हैं उस पे केंद्र की सरकार कानून बनाती है, ठीक है। जैसे रक्षा का मामला हो जाए, रेल, बंदरगाह, बैंकिंग, खनिज, ठीक है, विदेश मामले, ये सब क्या है, संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में आते हैं जिसमें राज्य की सरकार कानून बनाए, जैसे पुलिस हो गई, न्याय हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य। संवर्ती सूची में कौन से आते हैं, जिसमें दोनों ही सरकार कानून बना सकती है, चाहे तो राज्य चाहे तो केंद्र। लेकिन अगर विवाद हो जाए तो किसका माना जाएगा, केंद्र का माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन किसे कहते हैं। तो गांव जिले के स्तर पे जो शासन होता है, लोकल लेवल पे जो शासन होता है उसको स्थानीय शासन कहते हैं। ये आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन। इसमें जनता की जो डेली की जो समस्या है उसका समाधान बहुत तेजी से हो जाता है, काफी कम खर्च में हो जाता है, इसको हम स्थानीय शासन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है कि नगर निगम की आय जो है, इनकम जो है वो कहाँ से आती है। तो देखिए, नगर निगम जो होता है वो बहुत तरह के टैक्स लगाता है, ठीक है। वो टैक्स जो है वो घर प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, पानी पे टैक्स हो सकता है, बाजार जो लगते हैं उस पर टैक्स हो सकता है, ठीक है। और जो राज्यों का अनुदान दिया जाता है उस पर टैक्स हो सकता है, तो ये टैक्स लगाती हैं। इसके अलावा नगर निगम और या नगर पालिका जो है इसके 4 काम बताओ। तो देखिए, सफाई का जो काम होता है नगर पालिका, नगर निगम, बिजली, पीने का पानी उपलब्ध कराना, जन्म मृत्यु का जो पंजीकरण करना होता है, सड़क का निर्माण, स्ट्रीट लाइट लगवाना, मरम्मत करवाना, शमशान घाटों की व्यवस्था करना, साफ सफाई, नालियाँ, ठीक है, मच्छर वगैरह के लिए दवाइयाँ छिड़कना, ये सब नगर निगम के काम होते हैं। ये बात है कि नगर निगम के जो सदस्यों का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, उसको मेयर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मेयर। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के सामने कौन सी समस्या है। ठीक है, गांव में जो स्थानीय शासन होता है उसको पंचायती राज कहते हैं। तो इनके सामने होती है धन की समस्या, जनता जो है ज़्यादा जागरूक नहीं होती, तो ये भी एक समस्या है। राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आय से अधिक खर्चा होना, ये भी एक समस्या है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन में महिला आरक्षण का लाभ वास्तव में पुरुष सत्तात्मक समाज ले रहा है। क्या आप सहमत हैं? तो देखिए, बिल्कुल हम बोलेंगे यस, हम इस बात से सहमत हैं। देखिए, क्या है कि महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है। तो जिस एरिया की सीट महिला हो जाती है, फीमेल घोषित कर दी जाती है,
तो लोग क्या करते हैं, अपनी महिलाओं को चुनाव में खड़ा कर देते हैं, ठीक है, चुनाव में महिला को खड़ा कर देते हैं, लेकिन असली काम जो है वो पुरुष ही करता है। आपने शायद पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, तो आपने देखा होगा उसमें जो प्रधान जी होते हैं, असली में प्रधान कौन होती है, उनकी वाइफ होती है, लेकिन काम कौन करते हैं, उनके हस्बैंड करते हैं। तो इस तरीके से होता है ज्यादातर हर जगह कि जो नाम की प्रधान होती है वो तो महिला बन जाएंगी, ठीक है, जो भी मतलब महिला को आरक्षण मिला महिला ही रहेगी, लेकिन काम जो है वो असली वो पुरुष ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो अनेक मामलों में देखा गया है कि महिलाएं जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही हैं, या फिर महिला को पद पर आसीन कराकर परिवार का मुखिया या फिर उसके बहाने फैसले वही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर जितने भी हैं सारे खत्म हो जाते हैं। सारे चैप्टरों से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने आपको करा दिए। ये एक तरह से आपके लिए सैंपल पेपर है, इसे सैंपल पेपर समझ के करना, और जो भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्लास 11 ESP न्यू ग्रुप है, इसे सर्च करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।